नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिज़िकल ज्योग्राफी, जो आपका भौतिक भूगोल है उसका हमारा एक पोर्शन है चट्टानें। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट का 5वां टॉपिक है और इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने पहला टॉपिक किसे देखा था, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर उसके बाद में पृथ्वी के अंदर क्या है, आंतरिक संरचना। फिर उसके बाद में वो अपना संतुलन कैसे बनाती है, भू संतुलन, तीसरा टॉपिक। और चौथा टॉपिक था कि उस पर जो हलचल होती है, उस पर जो वलन होते हैं, भू संचलन जो है हमारा, वो था चौथा टॉपिक। और ये है आज का इसका यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये लगभग आंतरिक बातें इसकी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद में हम सरफेस पर आ जाएंगे और उसके बाद में जो भी बातें होंगी हमारी सेकंड यूनिट के अंदर, वो सारी की सारी ऊपर की होगी, या और अगर हमारे पास में टॉपिक रह गया तो वो क्या देख लेंगे हम आगे। तो देखिए चट्टानों को बेसिकली अगर हम देखें तो 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार की चट्टानें होती है अभी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। कायांतरित को क्या कहा जाता है? रूपांतरित कहा जाता है, जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें सिंपल सी अगर आपको मैं परिभाषा बताऊं तो ध्यान रखना, आग्नेय शब्द जो है, आग्नेय अग्नि शब्द से बना है। और अग्नि कहाँ से निकलती है? ज्वालामुखी से। अग्नि कहाँ से निकलती है? ज्वालामुखी से निकलती है। तो ज्वालामुखी से जब अग्नि का जो वो आग का गोला बाहर निकलेगा और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उससे जो चट्टान बनेगी वो कौन सी होगी? आग्नेय चट्टान होगी। अब वो ठंडा कैसे होगा? तो वो ठंडा आप देख पाएंगे कि अगर हम जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी को जब रोटी फूल जाती है ना, रोटी फूल जाती है यानी उसके अंदर क्या चला गया? उसमें ऊष्मा चली गई है, उसमें ऊष्मा है। और जैसे ही हम उतार के रखते हैं साइड में, धीरे धीरे उसमें ठंडी होने लगती है और ऊपर से सख्त हो जाती है, लेकिन अंदर से फिर भी क्या रहती है? वो नरम रहती है। ऊपर से सख्त हो जाती है ना, कई बार जलने के बाद ऊपर से सख्त हो जाती है। तो उसमें से आपने देखा होगा कि अगर आपने पूरी प्लेन वाइट रोटी भी बना ली ना, अगर तो भी अगर वो फूल गई, वाइट बनाई है, तो फूलने के बाद जब वो वापस सिकुड़ेगी यानी उसमें से ऊष्मा रिलीज होगी ना, तो उस समय उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे काले काले धब्बे होंगे। वो जो काले काले डॉट होते हैं ना, वो क्या होता है? जहाँ से ऊष्मा बाहर निकलती है वो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, छेद। यानी हमें आग्नेय चट्टानों के अंदर छेद देखने को मिलेंगे और उसमें रवे देखने को मिलेंगे। जबकि अवसादी चट्टानें जो होती हैं, अवसादी, ये अवसाद यानी कूड़ा कचरा, जो आपने कूड़ा कचरा डाल दिया एक जगह पे और उसके ऊपर धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया और वो कूड़ा कचरा एक दिन बहुत ही कठोर बन गया, उसे हम कहेंगे अवसादी चट्टानें। अवसादी, ठीक है। जैसे आपने घर में झाड़ू लगाई और वो सारा जितना भी कचरा इकट्ठा किया उस सारे को आपने एक जगह पे जमा कर दिया और वो उनसे जो चट्टान बनेगी वो अवसादी होगी। अब उन चट्टानों में क्या होगा? आपने एक दिन झाड़ू लगाई, जमा कर दिया, अगले दिन फिर गए, फिर झाड़ू लगाई, फिर जमा कर दिया, फिर जमा कर दिया, तो यानी वो कैसी होगी? परतदार, उसमें परतें पाई जाएंगी। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से ही आपकी आगे की जो इसकी विशेषताएं सारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो यहाँ आग्नेय चट्टानें हैं जिसमें रवे पाए जाते हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं जिसमें आपको यहाँ पर परतें देखने को मिलेंगी भी। यहाँ पे क्या है? परतें। और उसके बाद में होती है रूपांतरित या कायांतरित, जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ये कैसे होगा? चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान। आग्नेय शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा के इंगिस से बना है, इंगिस। और इंगिस का अर्थ होता है अग्नि। इंगिस का अर्थ क्या होता है? अग्नि। और ये अग्नि कितनी गर्म है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, जिसे मेग्मा कहते हैं। यानी मेग्मा, यानी जब ये मेग्मा ठंडा होने लगता है तब उसे लावा कहा जाता है। पहले ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मेग्मा निकलता है। और मेग्मा जब धरातल पर आता है और धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और जब वह बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो वो चट्टान का रूप ले लेता है और उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब ये आग्नेय चट्टानें हैं, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हमें हर जगह पे बहुत से डॉट मिलते हैं और ये क्या होगी हमारे पास में? इसमें रवे होगी। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भूगर्भ से निकलती है। यानी हमने जब पृथ्वी की उत्पत्ति देखी थी तो उस पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो पृथ्वी बनी थी वो ठोस बनी थी, उसके ऊपर या तो महाद्वीप था या महासागर था।
प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे कहते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो अंतरजातीय क्रिया से बनते हैं, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं जो बाहरी क्रिया से बनते हैं, बहिर्जातीय बल से बनते हैं। हमने भू संचलन के दिन इसको देखा था, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर होते हैं। द्वितीय श्रेणी में ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं, और ज्वालामुखी से क्या बनेगी? आग्नेय चट्टानें। और तृतीय श्रेणी के अंदर क्या होगा? ऊपर की जो परतें हैं पृथ्वी की, उनका अपर्दन होगा, अपर्दन होगा, और अपर्दन होकर के कहीं ना कहीं वो जमा होगी, तो वो अवसादी चट्टानें बनेगी, तो वो द्वितीय चट्टानें कहलाती हैं। ये प्राथमिक कहलाती हैं। इसमें जीवाश्म व परतें नहीं पाई जाती, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अब आपको खुद पता है कि आग में भले आप लकड़ी डाल दो, बाद में वो कोयला क्या, वो राख ही बन जाएगी, तो यानी कोयला हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब जीवाश्म उसमें नहीं रहेंगे। भले आप उसमें पत्ते वगैरह डाल दो, नहीं मिलेंगे। परंतु उसमें धातु अगर आप डाल देते हो तो धातु पिघल जाएगी, परंतु रहेगी वो धातु ही। तो इसका मतलब इसमें धात्विक खनिज मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें रवे बनेंगे, रवेदार चट्टान होती है। इसमें ईंधन खनिज नहीं मिलता भी, ईंधन खनिज का अभाव होता है। और ईंधन खनिज कौन सा होता है? कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये हमारे पास में कौन से हैं? ईंधन खनिज है। तो ध्यान रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, गैस ये सभी जल जाएंगे, क्योंकि अगर अग्नि है, आग है, आग में तो जल जाएंगे, तो इसलिए ये वहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं चट्टानें, और इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है। एक टॉपिक हमारे पास में रहेगा अपक्षय का, तो वहाँ बताऊंगा आपको कि अपक्षय किस प्रकार से, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव इस पर कम पड़ता है, यानी इस पर केमिकल, यानी इस पर जंग नहीं लग सकती इन चट्टानों पर। ये इनको हम हथौड़े से ही तोड़ सकते हैं। हथौड़े से तोड़ने का मतलब है यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक, हथौड़े से तोड़ने का मतलब रहता है यांत्रिक अपक्षय, कि आप उसको तोड़ रहे हो, खुद तोड़ रहे हो, तो वो यांत्रिक अपक्षय है। और अगर वो अपने आप टूट रही हैं तो फिर वो रसायन के वजह से टूट रही है, केमिकल की वजह से। अतः इसमें विघटन और वियोजन होते रहते हैं। विघटन और वियोजन ये ध्यान रखना है। सतह पर नगण्य है, ये चट्टानें सतह पर नगण्य हैं, परंतु जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि भूप्रपट्टी, क्रस्ट, मेंटल कोर, भूप्रपट्टी, प्रवार और कौन सी थी भी? क्रोड थी। तो ये तीन हमारी परतें थी। इसमें देखिए क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। अब यहाँ पर दो बातें समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मैं इनका कंपैरिजन बताता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास में कौन सी हुई? आग्नेय, आग्नेय, जिसमें बाद शब्द आया हमारे पास में अग्नि, और अग्नि से शब्द आया लावा या फिर मेग्मा, मेग्मा, ये गर्म है, गर्म अग्नि होगी, ठीक है। अब इसमें ईंधन खनिज है क्या? ईंधन खनिज यहाँ पर नहीं है, ईंधन खनिज, लेकिन ये है हमारे पास में अवसादी, अवसादी। ये प्राइमरी रॉक्स हैं, यानी इसे हम प्राथमिक कहेंगे, और ये सेकेंडरी है, यानी हम इसे द्वितीयक कहेंगे, द्वितीयक चट्टानें कहलाएंगे ये, ठीक है। ईंधन खनिज नहीं है, परंतु इसमें ईंधन खनिज होंगे भी, ईंधन। इसमें धात्विक खनिज होंगे, धात्विक, धात्विक खनिज होंगे, और इसमें धात्विक है, धात्विक इसमें हर प्रकार के हो सकते हैं, धात्विक, अधात्विक और ईंधन। इसमें तीन प्रकार के खनिज है, जबकि यहाँ पर केवल धात्विक और अधात्विक, यहाँ दो प्रकार के ही है, यानी इसमें ईंधन खनिज यहाँ पे नहीं है। फिर देखा इसमें रवे मिलेंगे हमें, ये रवेदार चट्टानें होंगी। रवेदार यानी कि इसमें जो भी ऊष्मा होगी ना, वो छेदों से होकर के बाहर निकलेगी, छेद से होकर के बाहर निकलेगी, उस प्रकार से उसमें रवे, जब आप उसको तोड़ोगे ना तो उसमें आपको लाइनें दिखाई देंगी। लेकिन इसमें लाइनें नहीं, इसमें क्या होगी? परत होगी, उस परत का अलग से ही परत शो होगी हमें यहाँ पे। तो ये परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार, परतदार चट्टानें। इनको याद रखने का देखिए तरीका कैसा है कि इसमें ईंधन खनिज है या नहीं, इसमें नहीं है। ये याद रखने का तरीका क्या रहता है? जब भी आप जब भी कोई भी सामान्य कूड़ा इकट्ठा करते हैं, अब उस कूड़े के अंदर हो सकता है घर में कोई कील पड़ी हो, कहीं पर कोई आपकी रिंग पड़ी हो, वो उस कूड़े में चली गई, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो उसमें चली गई, और वो आगे जा कर के बाद में क्या होगी? दब गई नीचे।
अब दबने के बाद में अवसादी चट्टानें बनती हैं, तो इसका मतलब उसमें जो पत्तियां थी उनसे तो बन जाएगा ईंधन खनिज, यानी कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, उनसे क्या बनते हैं? ईंधन खनिज बनते हैं, क्योंकि ईंधन खनिज लकड़ी से ही बनता है। जो कोयला है वो लकड़ी से बनता है। अगर हम लकड़ी को डायरेक्ट आग में जला देंगे तो राख बनेगी, लेकिन अगर उसी लकड़ी को एक टेम्परेचर भी दें, एक प्रेशर भी दें, तो तब जाकर के वो कोयले में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब वो कई हज़ारों साल अगर नीचे ज़मीन में दबी रहती है ना, तब जाकर के वो कोयला बनती है। तो कोयला ये हो गया हमारे पास में। और रवेदार ये जो चट्टानें हैं ये आग हैं, आग में पत्तियां जल जाएंगी, लकड़ी जल जाएगी, लेकिन जो धातु होगी वो जल करके पिघल जाएगी, परंतु उस नष्ट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे धात्विक और अधात्विक, अधात्विक का मतलब है पत्थर, तो पत्थर तो मिलेंगे अपने को, जो भी राख इकट्ठी होगी वो पत्थर बनेगा बाद में आगे चल करके। फिर उसके बाद में देखना कि यहाँ पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यहाँ पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। अभी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको ये चट्टानें रासायनिक केमिकल से ही बनी हुई मिलेंगी। जैसे चूना पत्थर जो होता है ना, वो रसायन से ही बनता है, यानी उसमें हम कई केमिकल्स अगर इकट्ठा करें तो वो एक पत्थर बन जाएगा चूने का, तो वो रसायन से बना है, तो उसमें अगर रासायनिक केमिकल कोई और डालेंगे तो उससे वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। फिर यहाँ पर देखने की बात जो ये है कि ये क्रस्ट पर नहीं पाई जाती, क्रस्ट पर नहीं पाई जाती, और ये क्रस्ट पर पाई जाती है कितनी भी 95% पाई जाती है, 95% पाई जाती है। और यदि हम बात करें तो इसका क्रस्ट निर्माण में कितना हिस्सा है, तो क्रस्ट निर्माण में 90% हिस्सा है इसका, और इसका कितना हिस्सा है? 5% निर्माण में। अब यहाँ दो शब्द ध्यान रखने हैं कि ये परतें, ये जो चट्टानें हैं, ये क्रस्ट पर पाई तो जाती नहीं है, भूप्रपट्टी पर होती नहीं है ये चट्टानें, तो फिर 90% क्रस्ट पर हम क्यों बढ़ रहे हैं? तो ध्यान रहे, जब हमारी पृथ्वी का जो ये स्थल मंडल बना था, जो हमारी भूप्रपट्टी बनी है ऊपर वाली, वो किस वजह से बनी है? वो इन्हीं आग्नेय चट्टानों से ही बनी है। परंतु अब वर्तमान में उन सभी आग्नेय चट्टानों का अपर्दन हो गया। अपर्दन होने के बाद में अब वो अवसादी में कन्वर्ट हो चुके हैं। किस में बन गई? अवसादी में। तो इसका मतलब अब हमें क्रस्ट पर कौन सी चट्टान मिलेगी? अवसादी चट्टान मिलेगी। कितनी मिलेगी? 95% अवसादी मिलेगी। परंतु इसने निर्माण नहीं किया, क्रस्ट का निर्माण इसने नहीं किया, इसका योगदान सिर्फ 5% है। तो फिर निर्माण किसने किया? इसने किया, आग्नेय ने किया। तो फिर आग्नेय पाई क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि अब उसका अपर्दन हो चुका है। क्लियर है ना? ये दो शब्द हैं जो एक कन्फ्यूजन को पैदा करते हैं, इसको याद रखना आपने। ठीक है, तो यही शब्द था। अब आगे देखते हैं, वापस देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में आग्नेय चट्टानें आ गई हैं। क्लियर है? बाकी चीज़ें आप बाद में नोट कर लेना, इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहिए साथ में भी। और अब आते हैं हम आग्नेय चट्टानों का मैग्मा के आधार पर, मैग्मा में सिलिका की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। क्योंकि मैग्मा में सिलिका की मात्रा होती है, यानी रेत की मात्रा होती है। अब अगर मैग्मा में रेत की मात्रा जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो मैग्मा क्या होता जाएगा? गाढ़ा होता जाएगा। अगर उसमें रेत नहीं होगी बिल्कुल भी, तो फिर वो पूरा तरल होगा, तरल मैग्मा। और तरल मैग्मा को हम बेसिक मैग्मा कहते हैं, यानी क्षारीय मैग्मा। क्षारीय और अम्लीय, दो प्रकार का मैग्मा होता है, क्षारीय और अम्लीय। क्षारीय मैग्मा में सिलिका नहीं होता, सिलिका की मात्रा कम होती है, उसे हम बेसिक मैग्मा कहते हैं। तो देखिए जरा, बेसिक मैग्मा में जो सिलिका है उसकी मात्रा कितनी होगी? 55%, तो वह बेसिक कहलाएगा। और अगर सिलिका की मात्रा 65% है तो वो कौन सा बन गया? अम्लीय बन गया। अम्लीय का मतलब है गाढ़ा, और बेसिक का मतलब है पतला। ठीक है, ये पतला है, और ये हो गया क्षारीय, ये अम्लीय है। इसको इंग्लिश में बेसिक कहते हैं, इसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, एसिड। ठीक है, अम्ल। अब देखो जरा, यहाँ इसका इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी शब्द है, इसलिए रखना है ना। अब ये बेसिक है, तो बेसिक मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से ये पतला होगा, और पतला होगा तो इसके कण अम्लीय मैग्मा से छोटे होंगे। कण कैसे होंगे? इसके कण छोटे होंगे इसके।
और इसके कण कैसे होंगे, इसमें बड़े कण होंगे। तो बड़े कणों से क्या बनेगी, ग्रेनाइट। अम्लीय से ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं और बेसिक से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। बेसिक से बेसाल्ट, बेसिक से कौन सी, बेसाल्ट। और यही बेसाल्ट चट्टानें आपको कहाँ मिलेंगी, 35 से 90 किलोमीटर की गहराई में मिलेंगी। और जबकि ग्रेनाइट चट्टानें आपको कहाँ पर मिलेंगी, 0 से 35 तक मिलेंगी। यानी हम जब देख रहे थे भूकंप के टॉपिक में, तो तब मैंने आपको वहाँ बताया था कि ऊपर की जो चट्टानें होती है वो कौन सी होती हैं, ग्रेनाइट, और नीचे की जो चट्टानें होती है वो कौन सी होती हैं, बेसाल्ट। बेसाल्ट किससे बनी, बेसिक मैग्मा से, और ग्रेनाइट किससे बनी, एसिड मैग्मा से, ठीक है, अम्लीय से बनी, ये अम्लीय मैग्मा से बनी। अम्लीय मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, रेत ज़्यादा होने की वजह से इसके कण मोटे होंगे, और इसमें रेत कम होने की वजह से बारीक होंगे। तो ऐसे अगर हम और छोटे जाएंगे, मध्य बेसिक यानी उससे भी छोटे कण, और अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक यानी और भी पतला, पानी की तरह, पानी की तरह ही जो बहता है, उसके कण बहुत ही बारीक होंगे। तो इस प्रकार से इससे बनने वाली जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती हैं, अल्ट्रा बेसिक से बनने वाली चट्टानें जो है वो पेरिडोटाइट है, और मध्य बेसिक से बनने वाली जो है एंडेसाइट है। पेरिडोटाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। इसमें अगर आप ये 2 याद रख लेते हो ना, इतना काफ़ी है। और ये 2 हम आगे बहुत बार पढ़ेंगे, इसलिए आपको ये याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो चलिए देखें, अम्लीय को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 60 से 65% होती है। देख लिया हमने इसको। अधिक सिलिका के कारण चट्टान के कण कैसे होंगे, बड़े, चट्टान के कण हैं बड़े, और इन्हें पेगमेटाइट चट्टान कहते हैं। ये जो चट्टान होती है इसमें हम पेगमेटिक बोलते हैं, पेगमेटिक, जिसमें से क्या मिलेगा, ग्रेनाइट एक चट्टान होगी। इसकी जो बनने वाली चट्टानें हैं ना, जो अम्लीय लावा से जो चट्टानें बनती हैं, उन सब चट्टानों को पेगमेटिक बोलते हैं। अब पेगमेटिक में ग्रेनाइट हो सकती हैं, और भी चट्टानें इसके द्वारा बनाई जा सकती हैं। अब इसमें देखिए, इन चट्टानों में फोल्सिक खनिज की अधिकता होती है। यहाँ कौन सा खनिज है, फोल्सिक, और इसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज, फेल्सपार और क्वार्ट्ज मुख्य खनिज है। और यही क्वार्ट्ज चट्टानें मैंने बताया था आपको कि अरावली के गर्भ में पाई जाती हैं। अरावली की जो मुख्य संरचना है उसमें क्वार्ट्ज चट्टानें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्ट्ज चट्टानें अम्लीय मैग्मा से बनती हैं। इसका मतलब मैग्मा यानी कि वो ज्वालामुखी से निर्मित है। वो जो पर्वतमाला है वो किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से। और अंत में देखते हैं चट्टान का नाम क्या आएगा, ग्रेनाइट। चट्टान का नाम ग्रेनाइट है, लेकिन उन सभी चट्टानों को पेगमेटिक चट्टानें बोला जाता है। उसमें फोल्सिक अम्ल होता है, यहाँ फोल्सिक है जिसे हम फेल्सपार कहेंगे, और बेसिक में फेरामैग्नीशियन होगा। क्या होगा, फेरामैग्नीशियन, ध्यान रखना। अभी देखते हैं बेसिक मैग्मा। सिलिका की मात्रा 55%। कण कैसे हो गए, मध्यम हो गए। इन्हें फेरेटिक या फेनेरेटिक कहा जाता है। उसमें क्या कहा था, पेगमेटिक। उसे क्या कहा था, पेगमेटिक। इसे क्या कहा, फेनेरेटिक, पहला बात। फिर उसमें कौन सा खनिज तत्व था, फेल्सपार और क्वार्ट्ज। इसमें कौन सा है, फेरामैग्नीशियम। एक ही याद रख लो, मोफिक या फेरामैग्नीशियम। उसमें फेल्सपार, इसमें फेरामैग्नीशियम, क्वार्ट्ज। इनमें फेल्सपार और धात्विक खनिजों की भी अधिकता है। इसमें फेल्सपार इसमें भी आ गया और फेल्सपार उसमें भी था। बस मेन चीज़ दोनों में डिफरेंस कौन सी पैदा करेगी, दोनों में, अच्छा ये था फोल्सिक, इसमें फोल्सिक है और इसमें कौन सा है, फेरामैग्नेटिक। देखना, ध्यान रखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस देखो। इसके कण कैसे कड़े, बड़े। इसमें चट्टानों का नाम पेगमेटिक। फिर इसमें मुख्य खनिज उधर फेरामैग्नीशियम है, इसमें कौन सा आएगा, फोल्सिक। फिर यहाँ पे कौन सा है, इसमें फेल्सपार है, जबकि इसमें फेल्सपार व क्वार्ट्ज। अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लास्ट में ग्रेनाइट। अब देखो, ठीक है, सारी बातें हमने वहाँ से उठा करके यहाँ ले आए, फोल्सिक। अब दोनों का कंपैरिजन कर लो यहाँ पे।
यहाँ पे कंपेरिजन करो। सबसे पहले सिलिका की मात्रा, बेसिक में सिलिका की मात्रा कितनी 55, अम्लीय में कितनी 65। कण कैसे होंगे, मध्यम होंगे। कण कैसे होंगे, बड़े। इन्हें क्या कहा जाएगा, फेनेरेटिक या फेरेरेटिक, ठीक है। और इन्हें क्या कहेंगे, पेगमेटिक कहेंगे, पेगमेटिक। यहाँ मुख्य खनिज कौन सा है, फेरा मैग्नीशियम। इसमें कौन सा है, फोल्सिक है, फेरा मैग्नीशियम फोल्सिक। यहाँ खनिज कौन से हैं, फेल्सपार और धात्विक खनिज हैं। इसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज खनिज हैं। फिर इसके चट्टान का नाम बेसाल्ट और इसकी चट्टान का नाम ग्रेनाइट। तो कंपैरिजन में जब आप पढ़ते हैं तब यहाँ पे आसान हो जाता है। क्लियर है। लास्ट में देख लीजिए, मध्यम बेसिक 45 से 50, अल्ट्रा बेसिक 40 से 45। बारीक हो गए कण, कण छोटे हैं लेकिन इसका कणहीन, यानी कण ही नहीं है इसके अंदर, मतलब बहुत ही बारीक कह दो या कण है ही नहीं इसके अंदर, कणहीन हो गया। इसमें एंडेसाइट है और इसमें कौन सा है, पेरिडोटाइट है। एंडेसाइट और पेरिडोटाइट। और ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही मिलेंगी, बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है। बाहर वही आएंगी जिनके कण बड़े होंगे, वही बाहर आएंगी। पतले होंगे, ये बहुत ही पतला है इसलिए दरारें जो होती है ना नीचे दांतले के अंदर, वो वहीं पर ही चला जाता है। तो ऐसे जो जितना अल्ट्रा होगा उतना दरारों में रह जाएगा, जितना ज़्यादा मोटा होगा, गाढ़ा होगा, उतना उसको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता नहीं देगा। गलियाँ छोटी हैं तो ट्रक कैसे जाएगा गली के अंदर, नहीं जाएगा ना, इसलिए उसको बड़ी रोड पे आना ही पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ है किसके साथ में, अम्लीय मैग्मा के साथ में। अम्लीय मैग्मा एक तरीके से बड़ा ट्रक है, अब उसको छोटी बड़ी गलियों में नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको बड़ी रोड पे आना पड़ेगा, यानी कि उसको स्थल पे आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ तक हमने देखा सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी, अल्ट्रा बेसिक, मध्यम बेसिक, उसके बाद में बेसिक और फिर अम्लीय एसिड, ठीक है, ये होगी। चलिए इतनी बात होगी। अब आग्नेय चट्टानें होगी कण के आधार पर, उसमें जो कण पाए जाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो एक था हमारे पास में पेगमेटिक कण, जो बड़े कण होते हैं जो कि होते हैं ग्रेनाइट के। पेगमेटिक, ये पेगमेटिक शब्द कहाँ से आया, देखो फेरेटिक और पेगमेटिक, ये रहा। इन खनिजों को हम क्या क्या बोलते हैं, फेरेटिक, और इधर से क्या बोलते हैं, पेगमेटिक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अम्लीय चट्टान की बात कर रहे हैं, अम्लीय मैग्मा की। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक मैग्मा की बात कर रहे हैं, बेसिक मैग्मा की। तो हो गया बड़े कण यानी ग्रेनाइट चट्टानें, छोटे कण मध्यम कण यानी कि बेसाल्ट चट्टानें हो गई। इसके अलावा मध्यम कण वाली कौन सी है, डोनाइट, जो कि आंतरिक चट्टानें होती हैं, डोनाइट और थायोराइट। फिर आती है ग्लासी। ग्लासी किसे कहते हैं, जो कणहीन होते हैं, कणहीन को ग्लासी कहते हैं। यानी ये कौन सी होगी, अल्ट्रा बेसिक, ये अल्ट्रा बेसिक है, जिसे ग्लासी, ग्लासी से आप याद रखो गिलास, और गिलास होता है कांच का, और कांच में कोई आपको कण नजर आता है, उस कांच में आपको पूरा पारदर्शी नजर आता है, कण नजर नहीं आता, मतलब कण है ही नहीं उसमें, तो ये क्या कहलाएगा, कणहीन कहलाएगा। अब देखते हैं, मैग्मा अत्यंत पतला होने के कारण परत के रूप में जमा होता है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये परतदार चट्टानें होंगी। मैग्मा भले परत के रूप में जमा हो जाए या मैग्मा इकट्ठा जमा हो जाएगा, लेकिन उसमें रवे होंगे। फिर जिसमें चट्टान में कणों का अभाव रहता है, इसमें क्वार्ट्ज खनिज की अधिकता रहती है, जैसे पिच स्टोन और ऑब्सीडियन। पिच स्टोन और ऑब्सीडियन, ये बात किसकी चल रही थी, ग्लासी के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में बता रहे थे, ग्लासी चट्टान के बारे में बता रहे थे, ग्लासी कणों के बारे में हम बता रहे थे कि ज़्यादा पतला होने की वजह से कण के बिल्कुल अभाव होते हैं और कण नहीं होते, परंतु इसमें एक खनिज होता है, कौन सा, क्वार्ट्ज खनिज होता है इसमें, और इसी कारण से जो इससे चट्टानें बनेगी वो पिच स्टोन या फिर ऑब्सीडियन बनेगी। तो यहाँ पे हमने देखा वही 3 प्रकार निकले, हमने 3 प्रकार देखे यहाँ पे। ओके, अब आता है निर्माण स्थल के आधार पर कि इनका निर्माण कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है। अब अंदर हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आंतरिक चट्टान। अब बस आंतरिक चट्टानों को आपकी शेप याद रखनी है, क्योंकि अंदर जो भी होगा वो सारा का सारा बेसिक मैग्मा होगा। नीचे कौन सा है, बेसिक, ऊपर कौन सा है, अम्लीय मैग्मा। जब हमने धरातल पर देखा तो यहाँ पर आपको मैंने बताया ऊपर कौन सा है, ग्रेनाइट, और अंदर कौन सा है, बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट किससे बनता है,
अम्लीय से बनता है। बेसिक किससे बनता है? बेसाल्ट किससे बनता है? बेसिक से। तो ये सीधी सी बात है कि अंदर जो भी होंगी वो कौन सी होंगी? बेसिक मैग्मा होगा। या कहीं कहीं अगर अम्लीय को जाने का रास्ता मिल गया तो हो सकता है वहाँ अम्लीय हो, परंतु ज़्यादातर वहाँ पे कौन सा? बेसिक या मध्यम बेसिक या फिर अल्ट्रा बेसिक ही वहाँ पे होगा। तो जब लावा बाहर ना निकल करके अंदर ही एक बड़े गुंबद के रूप में जमा हो जाए उसे बेथोलिथ कहा जाता है। लिथ जो शब्द है, लिथ, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चट्टान, चट्टान, ठीक है। तो बेथोलिथ यानी हम इसको याद रखेंगे बैठो ना बैठोलिथ, हम इसको कहेंगे बैठो। तो बैठो यानी सारा लावा वहीं पे बैठ गया, और सारा लावा वहीं बैठ गया तो मतलब एक बड़ा गुंबद बन गया, ठीक है। लेपोलिथ, अब लेपोलिथ में क्या आएगा? अवतल डाल यानी तश्त्रीनुमा। अगर कोई चट्टान, अगर कोई लावा दरारों के अंदर जाकर के अवतल डाल के रूप में जमा हो जाए तो हम उसे लेपोलिथ कहेंगे। और अगर उत्तल डाल हो जाएगा, अवतल डाल इस प्रकार से और उत्तल डाल हो जाएगा तो इस प्रकार से। उत्तल और अवतल देखा है क्या? उत्तल जो आपने 10वीं में पढ़े होंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, तो वो चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा लेकोलिथ, ले, ठीक है, को, लेक को। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना अभी कि भाई इसमें हम याद कैसे रखेंगे सर कि लेपोलिथ कौन सा था? अवतल भूल जाओगे आपके, अवतल किसको कहते हैं? अंदर वाले को कि बाहर वाले को? तो आप याद रखेंगे लेकोलिथ, कै शब्द आया, कै यानी कटोरी, कैसे? कटोरी, तो ये कैसी है? कटोरी की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं फेकोलिथ। अब फेको से क्या कहोगे आप? फेंक दिया। और जब भी किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वह कैसी चलती है? लहरनुमा, ठीक है। पानी के ऊपर पत्थर फेंक के देखना, पहले जाएगा फिर जंप करेगा फिर आगे जाएगा, इस प्रकार से लहरनुमा चलेगा। फेकोलिथ हो गया। इसके बाद में आता है सील या शीट। शीट का मतलब चद्दर, तो ये क्या हो गया? परतदार, यानी एक चद्दर बिछा दी फिर ऊपर चद्दर बिछा दी। ये हो गया हमारे पास चद्दर या परतदार या क्षैतिज जमाव। कैसा जमाव? क्षैतिज जमाव हो गया। डाइक, डाइक का मतलब हो गया लंबवत जमाव। इसका जमाव कैसा? लंबवत हो गया। और स्टॉक का मतलब है छोटा गुंबद। स्टॉक, स्टॉक थोड़ा होता है लेकिन फैक्ट्री में माल ज़्यादा होता है तो स्टॉक हमारे पास कम है। तो स्टॉक शब्द आते ही छोटा गुंबद और बेथोलिथ आते ही बड़ा गुंबद। वैसे बेथोलिथ, वैसे बड़ा गुंबद आ जाएगा। अभी इनको देख लेते हैं। ये देखिए जरा, सबसे पहले ये चट्टान यहाँ पे मैग्मा इकट्ठा हो गया, इसे क्या कहेंगे? बेथोलिथ कहेंगे, ठीक है। ये चट्टान होगी इस प्रकार से, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा उत्तल डालो और अवतल डाल कर देखना पड़ेगा ना। ये हो गया हमारे पास में इस प्रकार से, ये कौन सा हो गया? लेपोलिथ। ये इस प्रकार से बोलिए उसने लेकोलिथ। इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रही है मुझे, मैं बताऊंगा आपको कंफर्म करके इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए डाइक, डाइक का मतलब सीधा खड़ा। इस प्रकार से ये जो भाग है इसे भी हम क्या कह सकते हैं? डाइक कह सकते हैं। और यहीं कहीं दरारें मिल गई और छोटा सा गुंबद बन गया, गुंबद, तो क्या कहेंगे हम इसे? स्टॉक कहेंगे। स्टॉक, स्टॉक जो होता है ना ये उथला होता है, उथला, उथला यानी कि ऊपर ही होता है, बिल्कुल पास में आकर बनेगा। लेकिन जो बेथोलिथ होता है ये बिल्कुल नीचे बनेगा, जहाँ मैग्मा चैम्बर होता है लगभग उसी के पास में। और कौन सा रह गया था? शीट। तो जो इस तरीके से जमा होगा उसे हम क्या कहेंगे? शीट या सील कहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। ये इस प्रकार के हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। लेपो और लेको में क्या डिफरेंस है इसको क्लियर करेंगे अपन और आगे चलते हैं। तो ये हो गया निर्माण स्थान के आधार पर आंतरिक चट्टानें होगी ये वाली, तो आंतरिक में ये नाम आएंगे। बाहर में ज़्यादा नाम नहीं आते, बाहर वाले में सिर्फ वो शंकुधारी होती है। बाहर जो चट्टानें बनेगी उसमें क्या बनेगा? मैग्मा के बाहर लावा के रूप में ठंडा होने से निर्मित चट्टान होती है, वो बाहरी होती है। चट्टान के रवे बहुत छोटे होते हैं और बेसाल्ट इसका अच्छा उदाहरण है। बेसाल्ट, कहीं कहीं पर बेसाल्ट भी बाहर आता है। अभी बेसाल्ट में रवे कैसे होंगे? छोटे, जबकि अम्लीय में रवे कैसे होंगे? बड़े। इस चट्टान के शरण से ही काली मिट्टी बनती है। इस चट्टान के शरण से ही, यानी शरण यानी कि उसके टूटने से, उसके विघटन होने से जब वो बारीक बारीक हो जाती है तो उससे कौन सी मिट्टी बनती है? काली। जब हम कहते हैं ना कि ज्वालामुखी से कौन सी मिट्टी निकलती है? काली मिट्टी, तो वो इसी तरीके से मिलती है। तो काली मिट्टी जो है वो ज्वालामुखी के बाहरी चट्टान का उदाहरण है।
जिसे क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर, जिसमें क्या होता है अपने आप ही सिंचाई हो जाती है जिसके अंदर। क्योंकि काली मिट्टी में क्या खासियत रहती है कि जब काली मिट्टी जमी हुई है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें नमी खत्म होगी तो उसमें क्या होगी, दरारें आ जाएंगी, और जैसे ही बरसात होगी दरारों के अंदर पानी चला जाएगा, और अगर वहाँ पे कोई बीज पड़ा हुआ पहले से तो फिर वो हरा हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब उसमें हमें बुआई करने की जरूरत नहीं रहती काली मिट्टी के अंदर, ऑटोमेटिक ही जो भी उसमें पहले के बीज होते हैं वो अपने आप ही निकल आते हैं। ये होगी। इसके बाद में देखिए ये कुछ प्रकार की चट्टाने का सैंपल है, ठीक है। इस प्रयोगशाला में अपन सैंपल लेके आए हैं। ये ग्रेनाइट चट्टाने हैं, ये बेसाल्ट चट्टाने हैं। अब इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा काली है, बारीक है ना, ये वाली ये बारीक है, इसमें रवे कम है, लेकिन इसमें आपको साफ साफ धब्बे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये अम्लीय से बनी है, और अम्लीय में क्या होता है, सिलिका ज़्यादा होती है, उसके कण जो होते हैं बड़े होते हैं, और दूसरे इसके कण क्या होते हैं, मध्यम होते हैं। एक होगी हमारे पास में ग्रेबो, ये ग्रेबो चट्टान है, लगभग 4 सेंटीमीटर का ये आपको टुकड़ा दिखाया जा रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आपको लगे कि इतनी बड़ी चट्टान है ये वाली, है ना, ये छोटी सी ही है, ठीक है। ये थी हमारे पास में आग्नेय चट्टानों के बारे में। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है ये अवसादी चट्टानें हैं। आग्नेय और अवसादी, अवसादी खत्म होते ही रूपांतरित हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूपांतरित में कुछ भी नहीं है। रूपांतरित चट्टानें तो यही है कि उनका रूप परिवर्तित हुआ है, वो हो सकता है अवसाद से रूप चेंज हुआ हो, या फिर हो सकता है आग्नेय का रूप चेंज हुआ, तो वो ज़्यादा नहीं है। इसमें देखिए जरा, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, पृथ्वी तल पर जो भी आग्नेय या फिर रूपांतरित चट्टानें मौजूद हैं उन चट्टानों का क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन का मतलब होता है उसे उखाड़ना, ठीक है, कटाव करना, ये हो गया, क्या हो गया, कटाव। और निक्षेपण का मतलब क्या हो गया, जमाव, छोड़ना। आगे शब्द आएंगे हमारे पास में, अपर्दन शब्द आते ही समझ लेना कि साथ में आ रहा है, कटाव हो रहा है, ठीक है। और निक्षेपण का मतलब है उसने छोड़ दिया। आप जाते समय आप अपना बैग लेके जा रहे हो तो इसका मतलब यहाँ से आपने अपर्दन कर दिया। अपर्दन मतलब यहाँ पे जो भी ऊंचा वच था, जो भी ऊंची जगह दिख रही थी इस जगह पे, वो अब नहीं दिख रही, तो अपर्दन हो गया। फिर ला करके रख दिया तो वो क्या हो गया, निक्षेपण हो गया। तो इसी प्रकार से जब वो निक्षेपण लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो बन जाता है अवसाद। जब लंबे समय तक निक्षेपण कहीं पड़ा रहे ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अवसाद बन जाता है, और इसे अवसादी कहते हैं। इसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रिया होती है, और इन दोनों क्रियाओं को आनाच्छादन कहते हैं। आनाच्छादन, देखो आनाच्छादन में 2 क्रियाएं हैं, अपक्षय भी है और अपर्दन भी है। अपर्दन जो होता है, जैसे आप उठा करके लेके गए, वो अपर्दन है। अपक्षय का मतलब होता है कि अगर कल को ये जो दीवार इतनी साफ दिख रही है, कल को इसमें से ये धीरे धीरे चूना गिरने लग जाए, ठीक है, जैसे यहाँ से ये देखो चूना गिरा हुआ है, तो इसका अपक्षय हो रहा है, इसका अपक्षय हो रहा है। अपक्षय ऑटोमेटिक होता है अपने आप। अगर कोई चीज़ पड़ी रहेगी ना, वस्तु लंबे समय तक पड़ी रहेगी, अपने आप वो मिट्टी में मिल जाएगी। वो किस कारण से मिली, अपक्षय के कारण। और अगर वही चट्टान हमने अगर पानी के पास ले जाकर रख दी और उसके ऊपर पानी की धार पड़ती रही और टूट गई, तो वो अपर्दन के कारण होगा, वो अपर्दन का कारण होगा, और अपने आप टूटना अपक्षय का कारण होता है। और जब ये जो संयुक्त मलबा होता है इसे हम क्या कहते हैं, टार कहते हैं। जो संयुक्त मलबा होगा इसे टार कहेंगे, और टार के जो कण होते हैं उनके आधार पर हम इसको निम्न नाम देते हैं। ये वाले नाम है हमारे पास में। ये नाम कैसे है, जैसे शेलखंड। शेलखंड का आकार कितना है, 256 mm, यानी कि लगभग 25.6 सेंटीमीटर। जिसका आकार लगभग 25 सेंटीमीटर का होगा ना, उसे हम शेलखंड बोलेंगे। अब अगर 64 mm यानी कि लगभग 6 सेंटीमीटर जिसका आकार होगा, उसे क्या कहेंगे, बोल्डर। 6 सेंटीमीटर, लगभग आपको इतना हिस्सा होगा 6 सेंटीमीटर का। फिर बात करते हैं लगभग 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर अगर टुकड़ा है, कोई कण है, उसे क्या कहेंगे, केबुल। और ये तो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हो गया। ये कितना है, 4 mm है, ध्यान रखना, 4 mm, जो कि आधे सेंटीमीटर से भी कम है। तो इतना छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं, पेबुल। पेबुल, पेबुल जब भी लिखोगे तो पेबुल किसकी तरह लिखा जाएगा, 4 की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और केबुल, केबुल ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसमें आप 32 देखेंगे, उससे बड़ा बोल्डर है, उससे बड़ा शेलखंड है। इस तरफ अपन आ रहे हैं तो ये टुकड़े छोटे हो रहे हैं। स्लेट, जो स्लेट होती है
उसमें क्या होता है 1/32 यानी कि 1 सेंटीमीटर का 32वां हिस्सा, इतने बारीक कण होंगे। जिसमें इतने बारीक कण होते हैं ना, उसे स्लेट कहा जाता है। इसी तरीके से उसके 64 टुकड़े करेंगे तो वो सिल्ट कहलाएगा। चिक्का 256 टुकड़े करेंगे उसके, तो वो जो टुकड़े होंगे वो चिक्का कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे यानी कि सिल्ट में बात करें तो यहाँ आ जाएगा आटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आटा। आटा जो होता है ना, तो आटा आपने देखा हो क्या, आटे के कण देख सकते हो क्या? आटे के कणों को देख सकते हो? जाके देखना, चेक करना, नहीं पता चलेंगे। फिर एक होता है चावल का आटा, या जिसे अपन बोलते हैं अरारोट, अगर नाम सुना हो तो अरारोट एक होता है। उसमें अगर आप उसको पकड़ोगे ना, उसको ऐसे करोगे तो वो फिसलेगा आपके हाथ से, आपके हाथ फिसलेंगे। आटे को अपन अगर ऐसे करेंगे तो आटे में क्या होती है, रगड़ पैदा होगी, आपको पता चलेगा, महसूस होगा। लेकिन जो एक और पदार्थ होता है उसमें आपको पता नहीं चलेगा, यानी आपकी उंगलियां चिकनी हो जाएगी। वो जो कण होंगे ना उस पदार्थ के, वो कण आपके इन सारे के सारे जो अपने क्या कहते हैं इसको, नहीं बायोमेट्रिक में क्या बोलते हैं इसको, जो फिंगरप्रिंट है ना, जो अपने फिंगरप्रिंट जो अंदर फिंगर से बने हैं ना, अंदर प्रिंट बने हुए हैं, उनके अंदर फंस जाते हैं वो। और अंदर फंसने की वजह से हमें यहाँ पे खुरदरा महसूस नहीं होता। अभी आप अगर हाथ से करोगे तो आपको खुरदरा महसूस होगा, लेकिन वो कण इतने बारीक होते हैं चिक्का के, जो इसके अंदर चले जाते हैं और आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही मुलायम हो गया। आपका हाथ क्या हो गया, बहुत मुलायम हो गया। और उससे भी ज़्यादा हो जाता है क्ले या फिर मृत्तिका, जो कि बिल्कुल बारीक कणों से बनी होती है, बहुत ही बारीक कण। यानी यूँ कहें कि इसके कण आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना बारीक होता है कि इसके कण अपन माइक्रोस्कोप लगाएं उससे भी नहीं देख सकते, तो ये इतनी बारीक होते हैं। तो ये तो हो गए कण हमारे पास में, कि बड़ा कण है, सबसे बड़ा कण है शेलखंड, शेलखंड के बाद में कौन सा आएगा, बोल्डर के बाद में पेबुल, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आ गया, पेबुल के बाद में सिल्ट के बाद में गाद या फिर चिका, और चिका के बाद में क्ले मिट्टी होती है। जैसे आपने सुना हो नाम चाइना क्ले, जैसे ब्लू पोट्री का नाम सुना, ब्लू पोट्री है ना, उसमें जो मिट्टी का यूज़ किया जाता है वो क्ले होती है मिट्टी, मतलब कहने का मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है ना, वो वाली, ठीक है। अब इसमें विशेषता देख लीजिए अवसादी की, ये लास्ट अपन चलो यहाँ तक करते हैं, विशेषता खत्म कर देते हैं आप आज इसकी। कैसी होंगी ये, प्रसरित यानी कि परतदार। ये चट्टानें कैसी हैं, परतदार। आग्नेय कैसी थी, रवेदार। आग्नेय कैसी थी, रवेदार।